हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में से हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब मैं आपको कुछ और नाम बताने वाली हूं, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, उनसे फेमिलियर हैं। लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक सेक्टर की कौन सी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आज के लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लर्न अबाउट वन मोर टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल्स दिए, वो सारे एग्जांपल्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं। वो एंटरप्राइजेस कैसे फॉर्म होती हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उनको मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है, उनकी फंडिंग कैसे होती है, उस तरह के एंटरप्राइजेस के क्या क्या फीचर्स हैं, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों डेफिनेशन से, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। पब्लिक एंटरप्राइजेस व्हिच आर ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया कि कैसे फॉर्म होती हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस होती हैं जब पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास करके किसी एंटरप्राइज को फॉर्म करा जाता है, तो उस तरह की एंटरप्राइज को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं बच्चों। फीचर्स मैंने अगेन जिस तरह से हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फीचर करे थे, फॉर्मेशन की बेसिस पे, ओनरशिप, स्टेटस, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉइज, उसी तरह से हम इसके फीचर्स भी देखेंगे। और जब आप सारी तरह की एंटरप्राइजेस के फीचर्स जो हैं वो लर्न कर लेंगे, तो उन्हीं फीचर्स की बेसिस पे आप उनको कंपेयर भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होती है। वो डेफिनेशन में ही आपको बता दिया गया है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड गवर्न्ड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट में पावर्स होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जो सब डिसाइड कर दिया जाता है, उसी को फॉलो करके ये एंटरप्राइजेस फॉर्म होती हैं और उसी से ये गवर्न भी होती हैं। फिर उसके बाद ओनरशिप डेफिनेटली पार्लियामेंट के डिसीजन से फॉर्म होती है और स्टेट इसका पूरी तरह से ओनर होता है। सो दे आर होली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर ये एंटरप्राइजेस आती हैं। उसके बाद स्टेटस, इन एंटरप्राइजेस का स्टेटस एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी वो होती है बच्चों, जो मैं पहले भी आपको बार बार बता चुकी हूं, जो एक इंडिविजुअल की तरह फंक्शन करती है, कि वो अपने नाम से फंक्शन करती है, वो अपने नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकती है, अपने नाम से ही लीगल केस फाइल कर सकती है, और उसके ऊपर भी लीगल केस फाइल हो सकता है। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ऐसी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। फिर उसके बाद फाइनेंस कैसे होती है ये एंटरप्राइजेस? फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आपको याद होगा, फंड्स जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से आते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को गवर्नमेंट ट्रेजरी से फंडिंग नहीं मिलती है, वो गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं या पब्लिक से भी वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं टू इन्वेस्ट इन दी कॉर्पोरेशंस। तो फाइनेंस पूरी तरह से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को खुद ही अरेंज करना पड़ता है, और इसी तरह से जो उनके रेवेन्यूज होते हैं और जो रिसीव्स होती हैं, वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं जाती हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिट देख लेते हैं कि लाइक द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सेम है कि जैसे मिनिस्ट्रीज कंसर्न के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग एंड ऑडिट भी बिल्कुल वैसे ही होती है, किसी भी तरह की जैसे गवर्नमेंट एक्टिविटीज की होती है, तो यहाँ पर भी इनका अकाउंटिंग एंड ऑडिट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंटिंग एंड ऑडिट की तरह ही होगा। और जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं। जैसे हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में IAS, IPS, जितने भी अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सेलेक्ट होके हायर पोस्ट पे जाकर उन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को हेड करते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सैलरी फिक्सेशन, एवरीथिंग, उसके लिए सारा फ्रीडम जो है वो पब्लिक कॉर्पोरेशंस के पास ही होता है और उसमें काम करने वाले लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं। तो बच्चों, इन फीचर्स की बेसिस पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। वैसे बाद में हम वो कंपैरिजन देखेंगे भी। अब बात आती है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की। बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत बोरिंग लगता होगा कि हर चीज के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, और बस हमारे लिए तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये चाहिए कि जो 3 तरह की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं वो होती क्या है। लेकिन क्योंकि बच्चों सिलेबस में दे रखी हैं तो एक बार देखना तो पड़ेगा ही कि इस तरह के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के क्या फायदे होते हैं और किसको फायदे होते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। सबसे पहला एडवांटेज है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो ये एंटरप्राइजेस चलाई जाती हैं उनको चलाने में क्या किसी तरह के अप्रूवल्स की जरूरत होती है? ऐसा नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में किसी भी तरह के अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होती है। बस एक्ट की जो पावर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए इन एंटरप्राइजेस को चलाया जाता है। तो इसीलिए इसमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरा एडवांटेज है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ट्रेजरी से ना तो इनकी फंडिंग होती है और ना ही इनके रेवेन्यूज गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाते हैं, तो फाइनेंस को भी अपने हिसाब से यूज करने का अधिकार इनके पास होता है। दे आर फ्री टू मैनेज द रिसीप्ट्स एंड द पेमेंट्स। अपनी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सब कुछ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस खुद डिसाइड करती हैं। उसके बाद देखिए, दे आर कॉल्ड एज द ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। दे फ्रेम देयर ओन रूल्स विद इन द पावर्स ऑफ द एक्ट। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेजेस एंड सेल्स से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज, वो ऑर्गेनाइजेशंस खुद फ्रेम करती हैं। तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं। सो दे आर फुली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट देखिए, वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने जो भी एग्जांपल्स देखे बच्चों, LIC हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उनके एग्जाम्पल से हमें पता लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ये डील करती हैं, नॉर्मली तो सर्विसेज में ही डील करती हैं, वो बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हर एक सिटीजन को होती है, और उन एसेंशियल सर्विसेज एंड गुड्स को प्रोवाइड करके उससे वो जो रेवेन्यूज जनरेट करती हैं उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का होता है। So that is why they are called as the instruments for the economic development. तो ये बेनिफिट्स हैं बच्चों, ये हम देख सकते हैं कि इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में हमें देखने को नहीं मिले थे, सिवाय इसके कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी जो है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अब जब मैं आपको इसकी लिमिटेशंस बताऊंगी ना बच्चों, जो बुक में दे रखी हैं या जो हमें समझ में भी आती हैं, तो आपको लगेगा कि एक्चुअली इसके कोई बेनिफिट्स ही नहीं है, क्योंकि जो लिमिटेशंस हैं वो सारे बेनिफिट्स को उल्टे करके बता रखे हैं। जैसे अभी अभी हमने बेनिफिट देखा कि इसमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उसी के बारे में बता रखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स ओनली, इन रियलिटी देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस। तो इसका मतलब कि ये कहा तो जाता है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस अपने आप फंक्शन करती हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब एक्चुअली उस तरह के लोगों से बात करो जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट के नॉमिनीज जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं जो बीच बीच में इंटरफेयर करते रहते हैं, और उससे उनका फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस जो है वो कर्ब होता है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा करप्शन है। हालांकि मैं समझती हूँ कि करप्शन तो सिर्फ एक पर्टिकुलर दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो है नहीं, करप्शन तो हर जगह ही है, चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हो।
तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज दे रखी है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन बहुत ज्यादा होता है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आप ये 3-4 पॉइंट्स जो है वो लर्न कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस जो है वो इस तरह की एंटरप्राइजेस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ पेपर्स पे है, रियलिटी में नहीं है। रैम्पेंट करप्शन है, जो कि मैंने बताया कि वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में ही है। लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, खासतौर से मेजर डिसीजंस लेने के लिए वहां पे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स कहीं कहीं चाहिए होते हैं। और जो उनका फ्रीडम है वो किस वजह से कर्व होता है कि हर एक बोर्ड में जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उसको चलाते हैं, उसमें गवर्नमेंट नॉमिनीज के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, और वो जो नॉमिनीज हैं वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं इसी तरह। तो इससे जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं उनका फ्रीडम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं बच्चों के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो हैं वो बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म होती हैं, और जो कुछ भी इसके बारे में बताया गया है कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, ये सारी फिक्शन की बातें हैं। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट स्टिल दीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर अनडाउटली कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, and these organizations exist as a major category of the public sector enterprises। अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कभी पूछा जाए कि कौन सी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज है, कौन सी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है, तो ध्यान रखना कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो हमेशा डिपार्टमेंट्स होते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती हैं इनको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। इसमें ज्यादातर इनके नाम के आगे यही आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन। तो इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे तो वो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है। और जो गवर्नमेंट कंपनीज अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें वर्ड लिमिटेड आता है, तो उससे आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाएगी। So with this, I end up this topic, statutory corporations, its features, advantages and limitations. Next time we are going to cover up the last type of public sector undertakings, that is the government companies. उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमने पहले के टॉपिक्स कवर अप कर रखे हैं चैप्टर 3 के या चैप्टर 1 और 2 के, वो सारी वीडियोस देखते रहिए। आपको अगला टॉपिक पढ़ने से पहले पिछला टॉपिक भूलना नहीं चाहिए। तो रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा आप इन वीडियोस को देख लिया करिए, तो उससे आपके जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज होते रहेंगे, आपके माइंड में फ्रेश रहेंगे और आप उन्हें भूलेंगे नहीं। तो बच्चों, डू वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ चैप्टर 1, 2 एंड 3। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल द टाइम। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।